अगर आप इस टावर के टॉप पर पहुंच जाते हो तो आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, यहाँ तक कि आपको भगवान तक माना जाएगा। लेकिन हर कोई उसके टॉप पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उस टावर के टॉप पे जाने से पहले आपको बहुत सारे इम्तिहान देने पड़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बाम नाम के लड़के से, जो कि एक गुफा में होता है, जो गुफा चारों तरफ से बंद होती है और वो वहां पर कैसे आया उसको नहीं पता। फिर वो उस गुफा से निकलने के लिए पत्थरों को इकट्ठा करके गुफा की छत को तोड़ने की कोशिश करता है और उसको तोड़ने में कामयाब हो जाता है। छत से आ रही रोशनी में उसको एक लड़की दिखती है, जो उससे पूछती है कि तुम नीचे क्या कर रहे हो, और उस लड़की का नाम रेचल होता है। फिर वो लड़की गुफा में आ जाती है और बाम उसको बताता है कि उसको अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर रेचल बाम को हक करती है और कहती है मैं हूँ यहाँ पर तुम्हारे लिए। फिर कुछ टाइम एक दूसरे के साथ बिताने पर वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और रेचल उसको बताती है कि इस गुफा के बाहर एक टावर है और मुझे उसके टॉप पर जाकर स्टार्स को देखना है और वही मेरा सपना है। और बाम को कहीं नहीं जाना, क्योंकि उसको रेचल के साथ अच्छा लगता है। रेचल उस गुफा से बाहर जाने लगती है क्योंकि उसको टावर पर चढ़ना है और बाम उसको रोकने की कोशिश करता है। रेचल बाम से कहती है कि वो उसको भूल जाए, पर बाम उसको मना कर देता है। तभी रेचल बाम की आंखों के सामने से गायब होने लगती है। फिर बाम खुद को एक बड़े से गेट के आगे देखता है और एक बहुत बड़ा हाथ उसको अंदर ले जाता है। बाम को वहां पर एक अजीब सा इंसान मिलता है, जो कि खुद को उस टावर का केयर टेकर बताता है। बाम को उसके नाम से बुलाता है। बाम सोचता है कि उसको मेरे नाम कैसे पता, शायद रेचल ने उसको बताया होगा। फिर बाम उससे रेचल कहाँ है पूछता है। केयर टेकर बाम से बोलता है तुम्हारे सभी सवालों के जवाब टावर के टॉप पर मिलेंगे और उसके लिए तुम्हें हर एक फ्लोर पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और उनको पास करना होगा। उसके बाद ही तुम टावर के टॉप पर पहुंच सकते हो। और इस फ्लोर को पार करने के लिए तुमको इस पिंजरे के अंदर जाकर सी मॉन्स्टर से बचते हुए उस ब्लैक बॉल को डिस्ट्रॉय करना है। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो क्या तुम ये करना चाहते हो, सोच लो, क्योंकि ये टावर बहुत खतरनाक है। तुम्हारे पास वापस जाने के लिए टाइम है। और बाम उस पिंजरे की तरफ जाने लगता है। तभी एक लड़की बाम के मुंह पर लात मारकर उसको रोक लेती है, और वो उसको इसलिए रोक लेती है क्योंकि बाम इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो सी मॉन्स्टर को हरा दे। और उस लड़की का नाम यूरी होता है और उसके साथ एक लड़का होता है जिसका नाम गोल्ड होता है। हम देखते हैं कि यूरी और गोल्ड की लैंग्वेज अलग होती है, जिसके लिए गोल्ड एक वर्ड ट्रांसलेटर का यूज करता है। जिसके बाद से बाम को उनकी लैंग्वेज समझ आने लगती है। यूरी बाम से कहती है ये टावर बहुत खतरनाक है, अगर तुम इस पिंजरे में गए तो तुम सी मॉन्स्टर का खाना बन जाओगे। यह टेकर ये देखकर बोलता है प्रिंसेस यूरी, अगर आपको उसकी इतनी चिंता हो रही है तो आप अपनी ब्लैक मार्च स्वॉर्ड उसको क्यों नहीं दे देती कि वो यह टेस्ट पार कर ली। यूरी ये सुनकर अपनी तलवार बाम को दे देती है। बाम उस तलवार को यूरी को लौटाने का प्रॉमिस करता है और उस ब्लैक बॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए पिंजरे में चला जाता है। उनके पिंजरे में जाते ही वो सी मॉन्स्टर उसको खा लेता है, पर बाम भी उसके मुंह को अंदर से काट देता है और बाहर आ जाता है। फिर वो उस बॉल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर उस बॉल को कुछ नहीं होता। गोल्ड बाम को तलवार से हेल्प मांगने की कहता है और इस टाइम सी मॉन्स्टर भी उसकी तरफ आ रहा होता है। यूरी गोल्ड से कहती है कि वो स्वॉर्ड उसकी नहीं सुनेगी। अभी बाम तलवार से हेल्प मांगता है और तलवार की स्पिरिट बाहर निकल आती है, जो बाम के क्यूट फेस को देखकर पिघल जाती है और उसकी हेल्प करती है, जिससे कि बाम उस ब्लैक बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। उस टेस्ट में पास हो जाता है और वहां से गायब हो जाता है। एक कर यूरी और गोल्ड का मुंह खुला का खुला रह जाता है। टेकर कहता है कि वो सेकंड फ्लोर पर जा चुका है, और यूरी भी बाम के पीछे जाने की बोलती है और गोल्ड उसको जाने के लिए मना करता है। यूरी के जाने के बाद केयर टेकर उस मॉन्स्टर को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर हम बाम को सेकंड फ्लोर पर देखते हैं, जहाँ पर घास, पहाड़ और खुला आसमान होता है। बाम ऐसी जगह पहली बार देख रहा होता है। फिर वो उस घास को खाने लगता है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है और वो आसमान में एक चमकता हुआ डब्बा देखता है, जो कहता है कि इस फ्लोर पर 400 लोग आए हैं और आगे के फ्लोर पर सिर्फ 200 लोग ही जा सकते हैं। और इसके लिए वो सभी एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक आदमी बाम के ऊपर अटैक कर देता है और जैसे ही वो बाम को मारने वाला होता है, एक दूसरा आदमी उसको मार देता है। ऐसे ही सब एक दूसरे को मार रहे होते हैं। फिर हम बाम को देखते हैं, जो कि एक जायंट क्रीचर के आगे स्वॉर्ड लेके खड़ा होता है और कह रहा होता है कि मुझे ये करना ही होगा। तभी वहां पर एक लड़का खून आ जाता है, जो उससे कहता है कि तुम्हारे हाथ तो कांप रहे हैं, तुम तो एक खरगोश तक को नहीं मार सकते। तभी वहां पर एलिगेटर के फेस जैसा इंसान आ जाता है, जिसका नाम रैक होता है, और खून बाम के पास आ जाता है और रैक के फेस का मजाक बनाता है। रैक ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और खून को पीछे हटने के लिए बोलता है, क्योंकि उसका निशाना बाम है। ये सुनकर खून जाने लगता है, पर वो पीछे मुड़कर देखता है कि बाम के पास ब्लैक मार्च स्वॉर्ड है, और उसको देखकर वो बाम की हेल्प करने के लिए आ जाता है। खून बाम से पूछता है कि उसको ये तलवार कहाँ से मिली। बाम उसको बताता है कि ये तलवार मुझे एक लड़की जिसका नाम यूरी था उसने दी है। फिर खून बाम को अपने साथ आने के लिए बोलता है। वहीं पर हम एक लड़के और लड़की को फाइट करते हुए देखते हैं।
और लड़की के पास भी बाम की तरह ही तलवार होती है। फिर खून एक ब्लैक बॉल में देखता है कि अभी 268 लोग बचे हुए हैं और कुछ देर में इनमें से भी लोग मर जाएंगे। बाम ये सुनकर सैड हो जाता है। खून बाम से कहता है कि तुमने आज तक किसी को नहीं मारा है। और बाम कहता है कि मुझे सही से नहीं पता क्योंकि मुझे मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। फिर बाम खून को रेचल के बारे में बताता है कि वो मेरी दोस्त है और उसने ही मुझे सब कुछ सिखाया है और उसके लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर खून बाम से हैंडशेक करने की बोलता है और कहता है कि अपन दोस्त बन जाते हैं और बाम मान जाता है। तभी वहाँ पर रैक आ जाता है और जैसे ही रैक उन पर अटैक करने वाला होता है तभी एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें कहा जाता है कि उनका टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, अगर इसके बाद कोई फाइट करता है तो वो फेल हो जाएगा। उसके साथ एक और अनाउंसमेंट होती है कि 5 मिनट के अंदर सबको 3 लोगों की टीम बनानी है और हम उन्हीं लड़के और लड़की को देखते हैं जो कि फाइट कर रहे थे और वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है जो उनसे हैंडशेक करने की बोलता है और उन दोनों को अपनी टीम में ले लेता है। फिर हम बामा और खून को देखते हैं जो कि रैक को अपनी टीम में आने के लिए बोलते हैं, लेकिन रैक मना कर देता है। जैसे ही टाइम खत्म होने वाला होता है बाम और खून रैक से लटक जाते हैं और नेक्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। फिर हम रैक को देखते हैं जो कि उन दोनों पर बहुत गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उन दोनों ने जबरदस्ती इसको अपनी टीम में शामिल किया है। खून नोटिस करता है कि 200 लोगों में से सिर्फ 120 लोगों ने टेस्ट को पास किया है। तभी वहाँ पर लेरो नाम का इंसान आ जाता है जो कि उनका टेस्ट लेने वाला है। तभी लेरो अपने हैंड से पानी निकालता है और सभी लोगों के सामने एक दीवार बना देता है और हमें पता चलता है कि ऐसी पावर्स को शिंसू बोलते हैं। लेरो सभी लोगों को बताता है कि इस टेस्ट में टीम के तीनों मेंबर्स को इस दीवार के पार आना होगा, अगर एक भी मेंबर रह जाता है तो वो हार जाएंगे। ये सुनकर खून बाम के लिए चिंता कर रहा होता है कि बाम इस दीवार को कैसे पार करेगा। तभी हम बाम को देखते हैं जो कि अपना हाथ उठाकर कहता है कि इस दीवार ने मुझे धक्का नहीं दिया। ये देखकर लेरो चौंक जाता है और सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और बाम लेरो के पास आकर बैठ जाता है। फिर लेरो बाम से शर्त लगाने की बोलता है कि सबसे पहले कौन सा खिलाड़ी इस दीवार को पार करेगा और जो सही गैस करेगा वो सामने वाले से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और बाम मान जाता है। फिर दोनों एक ही लड़की को चूज करते हैं। वो लड़की उस दीवार को पार कर लेती है। लेरो ये देखकर बोलता है कि ये तो टाई हो गया, फिर भी तुम मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। बाम लेरो से रेचल के बारे में पूछता है पर लेरो बताता है कि उसको रेचल के बारे में कुछ नहीं पता और एक एक करके बहुत सारे लोग उस टेस्ट को पार कर लेते हैं और अगले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर बाम बादलों को देखने लगता है क्योंकि बाम ने आज तक पहले कभी भी बादलों को नहीं देखा है। बाम खून से पूछता है कि ये छत इतनी चमक क्यों रही है। रैक ये सुनकर हंसने लगता है। खून बाम को बताता है कि ये स्काई है। ये सुनकर बाम पूछता है कि क्या यहाँ नाइट होती है और नाइट होती है तो क्या स्टार्स दिखते हैं, क्योंकि रेचल ने कहा था कि उसको स्टार्स देखनी है और वो टावर के टॉप पर से देख सकते हैं। खून बाम को बताता है कि ये सब शिंसू से बनाया गया है। फिर उनका टेस्ट स्टार्ट होता है। वो देखते हैं कि जो भी टेस्ट देने जा रहा है उनको 10 मिनट का टाइम दिया जा रहा है और अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो सोच रहे होते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। तभी एक क्रीपी फेस वाला आदमी आता है जो उनसे बोलता है कि मैं तुमको इस टेस्ट के बारे में बता सकता हूँ। बाम बोलता है सच में तुम बता सकते हो और वो बताता है कि तुमको ये टेस्ट 5 मिनट में पूरा करना होगा। और वो बलून जैसा दिखने वाला आदमी खून की फैमिली के बारे में बात करता है जिससे खून गुस्सा हो जाता है और वो अपना चाकू निकाल कर उसकी गर्दन पर रख देता है पर खून उसको जाने देता है। उसके बाद वो तीनों अपना टेस्ट देने के लिए जाते हैं जहाँ पर उनका टेस्ट हांसुंग नाम का एक बंदा ले रहा होता है और उनका टेस्ट होता है कि उनको 12 गेट में से एक सही गेट को ओपन करना है, नहीं तो वो हार जाएंगे। खून बहुत सोचता है पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता पर रैक 5 मिनट में 1 सेकंड पहले गेट को ओपन कर देता है और वो पास हो जाते हैं। हांसुंग उनको बताता है कि उनको सिर्फ 5 मिनट के अंदर कोई सा एक गेट ओपन करना था बस। और हम देखते हैं कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट उस टेस्ट को पार करके आगे के फ्लोर पर आ जाते हैं। वहाँ पर बाम खून से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है पर खून उसको कुछ भी बताने से मना कर देता है। फिर खून बाम से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम किसी दिन रेचल के साथ स्टार्स को देखो। फिर हमको एक ग्रुप दिखाया जाता है जो कि सेकंड राउंड में अकेले विन करते हैं और उनमें एक लड़की रेचल जैसी दिख रही होती है पर उसका फेस कवर होता है। फिर हम सभी पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं। तभी वहाँ पर लेरो आ जाता है और उसे देखकर सभी लोग उससे नेक्स्ट टेस्ट के बारे में पूछते हैं। लेरो उनको टेस्ट से पहले गेम खेलने के लिए बोलता है जिसमें एक क्राउन होगा, उसको पहनकर आपको सीट पर बैठना है। फिर 3 ग्रुप्स को भेजा जाएगा जिनसे आपको क्राउन को बचाना है और उन्हें डिफीट करना है और ऐसा करने पर 3 और ग्रुप्स को भेजा जाएगा और जो ये ग्रुप जीत जाता है उसको कोई भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, वो सीधा डायरेक्ट टावर में जा सकता है। इसके
इसके बाद गेम स्टार्ट होता है और हम स्वॉर्ड वाली लड़की के ग्रुप को सबसे पहले देखते हैं। उनकी फाइट के दौरान बाम उसकी तलवार को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि उस ग्रीन वाली लड़की के पास भी बाम के जैसी ही तलवार होती है। फिर वो लड़की बाम के पास आ जाती है और उससे पूछती है कि उसको ये तलवार कहाँ से मिली और तुम इस तलवार के लायक नहीं हो। और हमें पता चलता है कि ऐसी 13 तलवार हैं जो कि सिर्फ प्रिंसेस ऑफ जहाद के पास होती हैं। और उस ग्रीन स्वॉर्ड वाली लड़की का नाम अनाक होता है, जो खुद एक प्रिंसेस होती है। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और हमें मास्क वाली लड़की को दिखाया जाता है, जो ये सुनकर खुश हो जाती है। ये बोलकर अनाक बाम पर अटैक करने वाली होती है। तभी लेरो वहां पर आ जाता है और उसको अपने रूम में जाने के लिए बोलता है। तभी अनाक बाम से एक शर्त लगाने की बोलती है कि अगर तुम्हारी टीम इस गेम को जीत जाती है तो मैं अपनी ग्रीन तलवार तुमको दे दूंगी, और अगर तुम हार गए तो तुम्हारी तलवार मेरी होगी। और बाम उसकी शर्त को मान लेता है। फिर हम बाम की टीम को गेम में देखते हैं और बाम उस क्राउन को पहन लेता है और सीट पर बैठ जाता है। कून और रैक शुरुआत के 6 ग्रुप्स को आराम से हरा देते हैं और अब लास्ट के 3 ग्रुप्स ही बचते हैं, जिसमें कि मास्क वाला ग्रुप भी होता है। फिर हम एक ब्लैक आउटफिट वाले इंसान को देखते हैं जो सभी लोगों को हराते जाता है और इसके बाद वो बाम पर अटैक करने के लिए आता है, पर मास्क वाला ग्रुप बाम को बचा लेता है। और बाम उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम रेचल हो और तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। तभी ब्लैक आउटफिट वाला इंसान बाम को छोड़कर उस लड़की पर अटैक करता है, जिससे कि उसका फेस दिख जाता है और हमें पता चलता है कि वो रेचल है। बाम ये देखकर रेचल को बचाने के लिए आगे आता है और उसके सर में चोट लग जाती है, जिससे कि उसके सर से खून निकलने लगता है। तभी बाम में से बहुत पावरफुल एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर कौन बोलता है कि क्या ये सिंसु है। फिर हम बाम को देखते हैं और उस ब्लैक आउटफिट वाले इंसान को, जो कि एक लड़की होती है। जैसे ही बाम उस पर अटैक करने वाला होता है, टाइम रुक जाता है और तलवार की स्पिरिट बाहर निकलकर बाम को सुला देती है। उसके बाद प्रिंसेस यूरी को देखते हैं, जो कि बाम के पास जाने के लिए रास्ता ढूंढ रही होती है। और साथ वाला एक लड़का पूछता है कि आप एक मामूली सी लड़की के पीछे अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। यूरी उसको बोलती है कि तुम जब उससे मिलोगे तुम खुद समझ जाओगे। हम बाम को देखते हैं, जो 2 दिन से बेहोश है। फिर हम लेरो को देखते हैं, जो कि आंसुंग से बात कर रहा होता है। लेरो आंसुंग से पूछता है कि तुमने मुझे वो क्राउन गेम क्यों करवाया। आंसुंग बताता है, ये मैंने उन मास्क वालों के लिए करवाया था कि वो कितने पावरफुल हैं। इस गेम में हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, ना ही उन्हें गेम में इतना इंटरेस्ट था। फिर लेरो वहां से जाने लगता है। जाते जाते लेरो कहता है कि बाम सिल्सू को यूज नहीं कर रहा था, बल्कि बाम खुद सिल्सू बन गया था। टावर के लिए ये खतरनाक हो सकता है। इसके बाद हम कून को देखते हैं, जो कि बाम को जगा रहा होता है और कह रहा होता है कि कल हमारा टेस्ट है, अगर हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अभी कून देखता है कि गेट के बाहर कोई आया है और वो रेचल होती है और वो कून से एक रिक्वेस्ट करती है, अंदर आ जाती है। बाम अभी भी बेहोश होता है। वो कून से कहती है कि मेरे बारे में बाम को कुछ भी मत बताना, क्योंकि मैं बाम को छोड़कर आ गई थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बाम को कभी देख भी पाऊंगी। तभी कून बोलता है, ये सब छोड़ो, तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। रेचल कहती है कि बाम को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना, उसको कुछ भी झूठ बोल देना। कून ये सुनकर कुछ समझ नहीं पाता और रेचल से कहता है कि तुम बाम के साथ क्यों नहीं रह लेती। रेचल कहती है कि मैं उसकी कमजोरी नहीं बनना चाहती और हम दोनों के लिए यही सही है। वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम रैप को बाम के रूम में देखते हैं, जो कि उसकी चिंता कर रहा होता है। उसके बाद हम अनाक को देखते हैं, जिसके पास अब बाम की तलवार होती है। फिर अनाक जैसे ही अपने रूम से निकलती है, बाहर एक लड़की जो उसको बताती है कि ये ब्लैक तलवार यूरी जहाद की है, जो कि पिछले 500 सालों में चुनी गई प्रिंसेस में से एक है। तुमको ये तलवार छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो तुम उसके हाथों से मारी जाओगी। और उसको एक डोंगी बोलती है। फिर हम रैप को देखते हैं, जो कि बाम के रूम में होता है। चॉकलेट ना मिलने की वजह से गुस्सा कर रहा होता है। वो बाम को उठने के लिए बोलता है और बाम सच में जाग जाता है। कून उसको देखकर खुश होता है और बाम से कहता है कि तुम 5 दिन से सो रहे हो और कल हमारा टेस्ट है। हमें टेस्ट वाला दिन दिखाया जाता है, जिसमें लेरो सबको बताता है कि सबको उनके टैलेंट के हिसाब से एक पोजीशन दी जाएगी और बैटल के दौरान तुमको उस हिसाब से ही काम करना है। फिर हमको 5 बेसिक पोजीशन बताई जाती है। नंबर 1 फिशरमैन, नंबर 2 स्पीयर बैरियर, नंबर 3 लाइट बैरियर, नंबर 4 स्काउट, नंबर 5 वेव कंट्रोलर। इसके लिए तुमको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसी बीच कून लेरो से पूछता है कि जो लोग जख्मी हैं उनका क्या होगा। लेरो कहता है कि तुम बाम की बात तो नहीं कर रहे, बाम की पोजीशन एक वेव कंट्रोलर है और उसके इंस्ट्रक्टर नहीं आए हैं और उसकी ट्रेनिंग 2 दिन बाद से स्टार्ट होगी। और हम फिर से बाम और कून को देखते
हैं जहाँ पर कून बाम को बताता है कि जिस लड़की की तुमने मदद की थी वो रेचल नहीं है। हम बाम को रेचल के रूम के बाहर देखते हैं। रेचल अंदर एक कोने में बैठी होती है। बाम गेट ओपन करने की सोचता है पर वो ऐसा ना करते हुए वापस चला जाता है। उसके बाद हम बाम को भी कंट्रोलर वाले लोगों के साथ देखते हैं और उनके टीचर भी वहीं पर होता है जो सभी लोगों से कॉन्टेक्ट फॉर्म करने की बोलता है। सोने वाला लड़का जिसका नाम लॉरे होता है उसने वो पहले ही कर लिया होता है। फिर जो बचे हुए लोग होते हैं वो अपना कॉन्ट्रैक्ट फिल करने के लिए उन सभी के पास एक ब्लैक बॉल होती है जिसको पॉकेट बोलते हैं और सभी लोग बोलते हैं फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट विद गार्डियन। तभी वाम एक अंधेरी सी जगह पर पहुंच जाता है और उसके सामने एक बहुत बड़ा क्रीचर होता है जिसका मुंह एक छिपकली जैसा दिख रहा होता है और वो बाम से कहता है कि तुम मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आए हो और बाम हाँ कर देता है और बाम का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। हम देखते हैं कि ये करने पर सबका स्टेमिना कम हो जाता है। उनका टीचर वहां से चला जाता है और सबको कल के लिए रेस्ट करने के लिए बोलता है। बाम उस लड़की से माफी मांगता है जिसकी उसने लास्ट टाइम में आंख में दी थी। वो लड़की कहती है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम भी उस फाइट में जख्मी हुए थे। अभी पीछे से एक पीले बालों वाला लड़का आता है और अपना नाम हो बताता है और कल बाम के साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहता है और उसके पीछे लॉरे होता है जिसको वो अपना टीममेट बताता है और बाम का फ्रेंड बन जाता है। बाम सोच रहा होता है कि मैं इसको नहीं हरा सकता। हम बाम और कून को अपने रूम में देखते हैं जहाँ पर बाम रैक के बारे में पूछता है। कून उसको बताता है कि वो स्पीयर बैरियर टेस्ट में कुछ अच्छा नहीं कर पाया इसलिए वो कहीं पर चला गया है। ये सुनकर बाम खुद को अच्छे से ट्रेन करने की बोलता है। तभी उनके गेट के बाहर से विशु और स्वॉर्ड वाला लड़का आ जाता है जो उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको अपना स्काउट टेस्ट कंप्लीट करने के लिए उनको 7 दिन में 9 दोस्त बनाने हैं और उनके सिग्नेचर एक पेपर पर करवाने हैं। कून पहले तो मना कर देता है क्योंकि अनाक ने बाम की तलवार ले ली थी। विशु बताता है कि उन्होंने अनाक को अपनी टीम से निकाल दिया है। अभी हम रेचल को उसके रूम में देखते हैं जो कि बाम के बारे में सोच रही होती है। उसके बाद हम सभी लोगों को खाने पर देखते हैं। वहीं पर रेचल के साथ वाली लड़की आ जाती है जो अपना नाम इंडोर्सी बताती है और अनाक वहाँ पर आकर उसको बोलती है कि प्रिंसेस ऑफ जहाद यहाँ पर क्या कर रही है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि अब उनके साथ 2 प्रिंसेस ऑफ जहाद हैं। फिर बाम इंडोर्सी से पूछता है कि अगर तुम दोनों प्रिंसेस हो तो तुम दोनों यूरी की बहन हो। इंडोर्सी बोलती है कि हम बहनें नहीं हैं। हमें पता चलता है कि उनको एक अच्छी फैमिली से चुना जाता है। इसके बाद अगला गेम शुरू होता है जिसमें कुछ लोग ही जाते हैं। उस गेम से उनको पॉइंट्स मिलेंगे। गेम शुरू होते ही अनाक एंडोर्सी पर हमला कर देती है। फिर हम कून को देखते हैं, इसका काम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। उसमें देखता है कि रैक अपने टेस्ट में पास हो गया है। फिर वो बाम और रेचल के बारे में कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है और उन दोनों की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। कून सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि और सभी लोगों के बारे में उसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है। फिर हम वापस फाइट पर आते हैं जहाँ पर अनाक और इंडोर्सी लड़ते लड़ते सभी लोगों को नीचे गिरा देते हैं। फिर इंडोर्सी अनाक को उठाकर पटक देती है। अनाक से कहती है कि तुम एक रियल प्रिंसेस नहीं हो और हमें बताया जाता है कि जहाद पहला इंसान था जो कि इस टावर पे चढ़ा था और वो इस टावर का किंग है और उसने 9 प्रिंसेस को चुना जिसको पावर भी दी गई जिसकी वजह से उनको एक शर्त भी माननी पड़ी, वो कभी लव नहीं करेंगी। लेकिन अनाक की माँ ने ऐसा करके रूल तोड़ दिया। इसकी वजह से अनाक के पिता और उसकी माँ को मतलब रियल अनाक प्रिंसेस को मार दिया गया और इसी वजह से अनाक अपनी माँ का बदला लेने के लिए आई है। फिर हम अनाक और इंडोर्सी को देखते हैं जो कि आपस में फाइट करके नीचे गिर जाते हैं और उनको चोट लग जाती है। नेक्स्ट सीन में कून बाम को बताता है कि अनाक और इंडोर्सी क्लास में फाइट करते हुए हर्ट हो गई। तभी शिबुशु वहां पर आ जाता है और उनको बताता है कि उनको 2 और लोगों के सिग्नेचर की जरूरत है उनका टेस्ट पूरा करने के लिए जिसकी आज लास्ट डेट है। ये देखकर बाम और कून उनकी हेल्प करते हैं। हम इंडोर्सी को उसके रूम में देखते हैं। इंडोर्सी के पैर में चोट होने की वजह से उसने कोई भी गेम नहीं खेला होता। इसकी वजह से उसके पास पॉइंट नहीं बचे होते और उसने खाना भी नहीं खाया होता। अभी उसके रूम में बाम, शिबुशु और उसका टीममेट हार्ट्स आ जाता है तो उसको सिग्नेचर के बदले उसको रोज खाना देने की डील करते हैं और इंडोर्सी मान जाती है। ऐसे ही वो अनाक के पास जाते हैं उसका फेवरेट खाना लेकर और वो भी सिग्नेचर कर देती है। उसके बाद हम सभी लोगों को खाना खाते हुए देखते हैं। इंडोर्सी देखती है कि रेचल एक एप्पल ले रही है और वो उसके पीछे पीछे वॉशरूम तक चली जाती है। यहाँ पर इंडोर्सी रेचल से कहती है कि बाम एक अच्छा लड़का है, क्यूट भी दिखता है, तुम्हारे चक्कर में यहाँ तक आया है, फिर तुम मुझसे दूर क्यों भागती रहती हो और तुमने उसको अपनी गलत आइडेंटिटी क्यों बताई कि तुम रेचल नहीं हो कोई और हो। रेचल उसकी सभी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम वो को देखते हैं जिसके गेट के बाहर एक पेपर होता है जिसमें कुछ लिखा रहता है जिसको पढ़कर वो चौंक जाता है। रानसुंग और लेरो को दिखाया जाता है
है जो कि अगले पॉइंट टेस्ट की बात कर रहे होते हैं। इसका नाम प्ले टैग होता है। तभी वहाँ पर क्वांट आ जाता है और हमें पता चलता है कि प्ले टैग टेस्ट लेयरों की जगह क्वांट लेने वाला है। और टेस्ट वाला दिन आ जाता है और उसमें 28 लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं जो कि पास नहीं हुए हैं। वहाँ पर हम रैक और रेचल के साथी को भी देखते हैं जो कि पहले ही पास हो चुके होते हैं। लेयरो उनको बताता है कि उनको 2 टीम्स में बांटा जाएगा और दोनों टीम्स को एक एक बैच दिया जाएगा और उनको अपने बैच को सेफ रखते हुए क्वांट से उसका बैच छीनना होगा। तो बिल्डिंग की टॉप पर जाना होगा। अगर कोई टीम ऐसा कर लेती है तो वो जीत जाएगी और अगर पहली वाली टीम जीत जाती है तो सेकंड वाली टीम बिना अकेले ही हार जाएगी। टेस्ट स्टार्ट होता है और टीम भी पहले जाती है। इसका लीडर कून को बनाया जाता है और बैच अनाक को दिया जाता है। गेम के स्टार्ट में शिविसु को वेट बनाकर अनाक क्वांट से उसका बैच छीनने का ट्राई करती है पर वो उसमें कामयाब नहीं हो पाती। वो बिल्डिंग के टॉप पर जाने लगती है और सभी लोग क्वांट को रोकने का ट्राई करते हैं पर क्वांट सभी लोगों को धो देता है। पर जाकर उसको खून मिलता है जिसके पास बैच नहीं होता। क्वांट को पता चल जाता है कि अनाक उस ब्रिज के नीचे है और वो उसको पकड़ने के लिए खून को साथ में लेकर कून जाता है। जैसे ही वो दोनों नीचे गिरते हैं अनाक अपनी ग्रीन स्वॉर्ड से खून को बचा लेती है और खुद ऊपर पहुंच जाती है। जैसे ही अनाक फिनिश लाइन पर पहुंचती है वो देखती है कि उसके सामने क्वांट होता है जो उससे अनाक का बैच छीन लेता है और वो हार जाते हैं। हम टीम ए को देखते हैं जो कि हार कर बैठे होते हैं। वहां पर हमें पता चलता है कि कौन ने ही क्वांट की हेल्प की थी ऊपर जाने में अपने लाइट हाउस से। मतलब कौन ने अपनी टीम को धोखा दिया ताकि बाम की टीम जीत सके। हम टीम ए को देखते हैं जिसकी लीडर इंडोर्सी होती है और उस पर ही बैच होता है। इंडोर्सी 2 फिशरमैन के साथ ऊपर जाती है और साथ में बाम भी होता है। ऊपर जाते ही इंडोर्सी उनको धोखा दे देती है क्योंकि फिशरमैन में से 4 लोगों को ही आगे के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। भी वो रिचल के पास पहुंच जाता है, उससे बाम के बारे में बात करने के लिए बोलता है। धोखे से उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। वहाँ पर क्वांट आ जाता है और बाम भी वहां पर आ जाता है। रो को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्वांट उसके पास कैसे आ गया क्योंकि उसका निशाना तो बाम था। फिर वो बाम से क्वांट को रोकने के लिए बोलता है। देखकर क्वांट सेंसू का यूज करके बाम को एक जगह पर फ्रीज कर देता है। उससे कहता है कि अगर तुमको उसको रोकना है तो तुम्हें इसका यूज करना होगा। ये बोलकर वो बाम को अनफ्रीज कर देता है। अभी रेचल हो से भागने की कोशिश करती है और वो जल्दी जल्दी में रेचल को चाकू मार देता है। उस टाइम रेचल के साथ वाला इंसान गायब हो जाता है। रेचल को देखकर बाम हो को फ्रीज कर देता है और वो नीचे गिर जाता है और हमें पता चलता है कि हो को जो लेटर मिला था वो सब खून की चाल थी और उस लेटर में लिखा रहता है कि अगर तुमको टॉप पर जाना है तो तुमको बाम को मारना होगा। इस रिग्रेट की वजह से वो खुद को चाकू मारकर सुसाइड कर लेता है। तभी इंडोर्सी वहां पर आ जाती है और क्वांट उससे वो बैच ले लेता है। पहले तो इंडोर्सी सैड होती है पर बाद में उसको बताती है कि वो उसकी अंडरवियर है और हम देखते हैं कि इंडोर्सी क्वांट से उसका बैच ले लेती है और टीम भी जीत जाती है। गेम एंड होने के बाद हमको पता चलता है कि कून को पता था कि वेव कंट्रोलर टीम से सिर्फ 2 लोग ही पास हो सकते हैं। लॉरे पहले से ही बहुत पावरफुल है, उसके अलावा बाम हो और 2 लोग और बचते हैं और वो बाम से नफरत करता है। इसलिए कून ने ये प्लान बनाया और क्वांट को पहले ही हो पर नजर रखने के लिए बोल दिया था। नेक्स्ट सीन में हम कून को अपने रूम में देखते हैं जहाँ पर रैक आ जाता है और उसकी हाइट बहुत छोटी हो चुकी होती है और उसको इतना छोटा आंसुंग ने किया होता है क्योंकि रैक उससे बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था। फिर रैक कून से बाम के पास जाने की बोलता है और कून उसको रोकता है और बोलता है कि बाम को रेचल मिल गई है तो मुझे नहीं लगता कि वो टावर पर चढ़ने की सोचेगा। और रैक बोलता है कि मैं उसको चढ़ने के लिए मना लूंगा। तभी बाम वहां पर आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि रेचल अब चल नहीं सकती और उसको सही करने के लिए मैं टावर पर चढ़ूंगा। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और वो बाम की हेल्प करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद सभी लोग होप के लिए शोक मनाते हैं और उसे अच्छे से विदा करते हैं। फिर हम बाम और रेचल को अकेले में बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर रेचल बाम को बताती है मुझे टावर पर चढ़ना था और मैं तुम्हें साथ में लेकर नहीं आ सकती थी क्योंकि तुम कमजोर थे और अब मैं वो रेचल नहीं रही जिसको तुम पसंद करते थे। अब तुम भी मुझे यहाँ पर छोड़कर टावर पर चढ़ सकते हो। इस पर बाम कहता है कि अब मेरे बहुत सारे दोस्त है पर तुम मेरी सबसे पहली दोस्त हो और हमेशा रहोगी। सीन चेंज होता है और हम सभी लोगों को ड्रिंक करते हुए देखते हैं और वो सभी सो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सेरीना वहां से जा रही होती है और शिविसु वहां आ जाता है। सेरीना शिविसु को एक कटाना देकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम टीचर युगा को देखते हैं जो किसी से बात कर रहा होता है। तभी हानसुंग वहां आ जाता है और वो उसकी सारी बातें सुन लेता है और हानसुंग को पहले से पता था कि
वो युगा नहीं है, किंग जहाद के सैनिक में से एक है। यहाँ पर वो ग्रीन एप्रल और ब्लैक मार्च स्वॉर्ड को लेने आया है और अनाक को मारने, क्योंकि वो एक रियल प्रिंसेस नहीं है। तभी नकली युगा हांसुंग पर हमला कर देता है। हांसुंग उसके हमले से खुद को बचा लेता है और उससे एक समझौता कर लेता है कि वो उसकी हेल्प करेगा और वहाँ से चला जाता है। फिर हम कून और लेरो को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हो को वो लेटर कून ने नहीं बल्कि किसी और ने दिया था, जो बाम और रेचल के बारे में पहले से जानता था और उस गेम के बारे में भी उसे पहले से पता था। उसके बाद सभी लोगों को उनके टेस्ट रिजल्ट के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर रेचल को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। बाम ये सुनकर खड़ा हो जाता है, तभी कून उसको रोकता है और कून हांसुंग के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट लेना चाहता हूँ, कि एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट के रूल चेंज कर सकता है, इसलिए कून ये टेस्ट लेने के लिए कहता है। ये सुनकर हांसुंग चौंक जाता है कि कून को इसके बारे में कैसे पता चला। कून कहता है कि मैं कून फैमिली से हूँ, इतना तो मुझे पता ही होगा। हमें पता चलता है कि कून को इस टेस्ट के बारे में लेरो ने बताया था। फिर हांसुंग कून को बताता है कि इस टेस्ट को सिर्फ एक इर्रेगुलर दे सकता है। तभी बाम कहता है कि मैं इस टेस्ट को दूंगा क्योंकि मैं एक इर्रेगुलर हूँ। यह सुनकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। फिर हमें इर्रेगुलर लोगों के बारे में बताया जाता है कि ये वो लोग होते हैं जिनको टावर नहीं चुनता, वो खुद जबरदस्ती टावर में एंटर कर लेते हैं। तभी लेरो उनसे कहता है कि अगर तुम बाम के साथ इर्रेगुलर टेस्ट दोगे तो तुम टावर पर जल्दी जा सकते हो और ये टेस्ट बहुत खतरनाक होगा, या फिर तुम रेगुलर टेस्ट देकर आगे बढ़ सकते हो। ये सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि उनको बाम का साथ देना चाहिए या नहीं, और कून अपनी बातों से सबको मना लेता है। कुछ तो इसके लिए पहले से ही रेडी थे। हम बाम को टेस्ट देते हुए देखते हैं और वो फिर से उस मॉन्स्टर के आगे होता है और मॉन्स्टर उसको रेचल के साथ टेस्ट देने की परमिशन दे देता है। इसके बाद हमें अगले टेस्ट के बारे में बताया जाता है कि रेचल और बाम को पानी के अंदर एक बबल में छोड़ा जाएगा। फिर हमें नेट डॉल्फिन्स को दिखाया जाता है, जो कि दिन में एक बार जाल बनाकर शिकार करती हैं और डॉल्फिन क्वीन उनको खाकर ऊपर जमीन पर फेंक देती है, और अगर वो बाम और रेचल को जमीन पर फेंक देती है तो तुम इस टेस्ट में पास हो जाओगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। हांसुंग उन्हें बताता है कि वहाँ पर गॉबलिन्स भी होते हैं जिनके पास बड़े बड़े कीड़े होते हैं, वो भी फिश का शिकार करते हैं। अगर उन्होंने बाम और रेचल को खा लिया तो तुम हार जाओगे। उनके अलावा वहाँ पर अर्थपिग होते हैं और नेट डॉल्फिन्स को उनसे डर लगता है। अगर उनको देखकर वो भाग जाती और शिकार नहीं करती तो भी तुम हार जाओगे और तुम लोगों को इन तीनों को रोकना है बस। तभी हांसुंग उनको एक बड़े खतरे के बारे में बताता है। इसको बुल कहते हैं। ये एक मॉन्स्टर है जो कि हिलने वाली किसी भी चीज को खा लेता है, यहाँ तक कि रैंकर को उससे डर लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और आर्ट्स का ग्रुप गुफा के अंदर गॉबलिन्स पर नजर रख रहा होता है। रैक का ग्रुप गुफा के बाहर नजर रख रहा होता है। सेविसु का ग्रुप डॉल्फिन्स पर नजर रख रहा होता है, कहीं सुअर आकर उसको भगाना दे, और लॉरे का ग्रुप फ्री होता है। फिर हम यूरी को देखते हैं जो कि बाम से मिलने के लिए अभी भी आ रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिबुजू के पास बुल मॉन्स्टर आ जाता है। वो शिबुजू को छोड़कर डॉल्फिन्स के पीछे जाने लगता है। शिबुजू ये देखकर बुल पर अटैक कर देता है और बुल उसके पीछे पड़ जाता है। जैसे ही बुल उसको खाने वाला होता है, अनाक और एंडोर्सी उसको बचा लेती हैं। फिर अनाक और एंडोर्सी एक दूसरे से शर्त लगाती हैं कि उसको सबसे पहले कौन हराएगा। ऐसा करने के लिए उनको बारी बारी से 5-5 मिनट दिए जाएंगे बुल से फाइट करने के लिए, और अगर एंडोर्सी जीत जाती है तो अनाक को अपनी तलवार देनी होगी, और अनाक जीत जाती है तो एंडोर्सी को उसकी गुलामी करनी होगी जिंदगी भर। दूसरी तरफ गॉबलिन्स कीड़ों को लेकर शिकार के लिए गुफा से बाहर निकलने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम बाम और रेचल को देखते हैं जिनके चारों ओर जाल बनना स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर वो खुश हो जाते हैं और कून कहता है कि डॉल्फिन्स पर अंडरग्राउंड कैसे नजर रखें। अभी ये सुनकर निराई कहती है कि उसके पास एक फिश है जो जमीन के ऊपर से ऐसा कर सकती है। फिर हम बुल और एंडोर्सी को फाइट करते हुए देखते हैं और एंडोर्सी का टाइम खत्म होने वाला होता है और बुल भागने लगता है। ये देखकर अनाक उसके पीछे जाने लगती है और एंडोर्सी भी उसके पीछे जाती है। अंदर जाकर बुल एंडोर्सी को पकड़ लेता है। गुफा के अंदर अनाक को युगा मिलता है जो उसकी माँ का लॉकेट दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी माँ को मैंने मारा था। सुनकर अनाक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देती है। युगा उससे बहुत ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से वो उसको हरा देता है और उसको घायल कर देता है और उससे कहता है कि अगर तुम बदला लेने नहीं आते तो तुम बच जाते, तुमने अपनी माँ के बलिदान को ऐसे ही जाने दिया। तभी युगा बुल को बुला लेता है जिसके पास एंडोर्सी होती है। हमें पता चलता है कि युगा स्टार्टिंग से ही बुल को कंट्रोल कर रहा था और ये सब युगा का प्लान था। फिर युगा ग्रे स्वॉर्ड को एंडोर्सी को दे देता है और अनाक को मारने के लिए बोलता है और एंडोर्सी से कहता है कि ये तुम्हारे पिता की दुश्मन है
पर इंडोर्सी ऐसा नहीं करती है, वो अनाक के साथ मिलकर युगा से फाइट करती है। दूसरी तरफ गॉब्लिन्स रैक के ग्रुप को देख लेते हैं। रैक का ग्रुप उनसे भाग रहा होता है। हम फिर से अनाक और इंडोर्सी को देखते हैं। युगा उन दोनों को अच्छे से धो रहा होता है। जैसे ही वो अनाक को मारने वाला होता है, यूरी वहां पर आ जाती है और कहती है कि तुमको पता है कि तुम किससे फाइट कर रहे हो, वो दोनों मेरी बहनें हैं, तो उनसे दूर रहो। यूरी के पीछे हम शिसुई को देखते हैं जो कि उसको यहाँ पर लेके आया होता है। तभी यूरी की नजर उसकी ब्लैक मार्च पर पड़ती है। कहती है कि ये तो मैंने किसी को दी थी, ये यहाँ कैसे? तभी युवा कहता है कि किंग जाद ने मुझे स्वॉर्ड्स लाने के लिए कहा है और मैं इनको लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। तभी यूरी उसको वहां से जाने के लिए बोलती है और कहती है कि उन स्वॉर्ड को सिर्फ मैं ले सकती हूँ। दूसरी तरफ रैक के ग्रुप पर गॉब्लिन्स हमला कर रहे होते हैं। वो सभी आसमान में उड़ने लगते हैं जो कि लॉरी कर रहा होता है। हम फिर से यूरी को देखते हैं। यूरी के एक बार बोलने पर युगा वहां से नहीं जाता है, उल्टा यूरी को धमकाता है, जिससे यूरी को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुमको मार दूंगी। अभी युगा उस पर अटैक कर देता है, पर यूगी को खरोच तक नहीं आती है और हमें पता चलता है कि यूरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर से गॉब्लिन्स को दिखाया जाता है। जायंट कीड़ों के मुंह में से अर्थ फिग निकलने लगते हैं और वे गॉब्लिन्स पर अटैक कर देते हैं। निराई उन सभी को बताती है कि ये सब कून का प्लान था। कून ने लॉरी की मदद से अर्थ पिग वाली सभी टनल बंद करवा दी, जिस वजह से सुअर नेट डॉल्फिन के रास्ते से जाने लगते हैं। इसी वजह से कीड़े उनको अपने मुंह में ले लेते हैं और अब पिग और गॉब्लिन्स की फाइट हो रही होती है। तभी हम कून के पास एक लड़के को देखते हैं जो कि पहले यूरी के साथ था। ये लड़का भी कून फैमिली से होता है और कून से बोलता है मैं तुमको प्रिंसेस मारिया से मिला सकता हूँ अगर तुम चाहते हो तो, पर कून उसको मना कर देता है। हम देखते हैं कि गोल्ड यूरी को ढूंढ रहा होता है और उसको हंसुंग मिल जाता है। गोल्ड उसको बताता है कि वो ब्लैक मास स्वॉर्ड लेने के लिए आए हैं। गोल्ड को पता चलता है कि हंसुंग को पहले से पता था कि यूरी और युगा यहाँ पर हैं। वो जानबूझकर कुछ नहीं कर रहा होता। अभी गोल्ड कुर्दान को यूरी के पास जाने के लिए कहता है और हम यूरी को देखते हैं जो युगा को मारने वाली होती है। अभी गोल्ड उसको रोक लेता है और कहता है कि अगर तुम इसको मार दोगे तो तुम अनाक की बेटी की मदद नहीं कर पाओगे। ये सुनकर यूरी कुर्दान को उसे मारने के लिए कहती है और कुर्दान युगा को मार देता है। मरते मरते युगा यूरी से कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ उस लड़के के लिए आई हो और मैंने वहाँ पर अपना एक बुल पहले से उसको मारने के लिए भेज दिया है। सीन चेंज होता है और हमें बाम को दिखाया जाता है जिस पर बुल अटैक कर देता है। बाम के राइट हैंड से ब्लड निकलने लगता है। तभी हमें यूरी को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में होती है और कहती है कि मैं इस टेस्ट को खत्म कर दूंगी। हांसुंग उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो बाम डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यूरी बोलती है कि फेल की किसको चिंता है। इस पर अनाक और सभी लोग बोलते हैं कि हमें चिंता है, इस 7वें टावर पर जाना है और इंडोर्सी बोलती है कि वो ठीक होगा और इस टेस्ट को पास कर लेगा, हमें उस पर पूरा भरोसा है। फिर हमें बाम को दिखाया जाता है जो अपनी रियल सेंसु पावर का यूज कर रहा होता है पर बुल उसको निकल जाता है और बाम उसके अंदर जाकर उसको ब्लास्ट कर देता है जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और बाम वापस रेचल के पास आ जाता है। हमें एक बार फिर से यूरी को दिखाया जाता है जो अनाक से उसकी तलवार ले लेती है और उससे कहती है कि तुम जब इसको सही से चलाना सीख जाओ तो वापस ले लेना। और शिबुसु को सिल्वर पेंडेंट सा देती है और कहती है कि ये बाम को दे देना, उससे कहना कि वो मेरे से 77 फ्लोर पे आकर मिले। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। फिर हमें गोल्ड को दिखाया जाता है जिसके बगल से आई पैच वाली लड़की निकलती है। उसे देखकर गोल्ड बोलता है कि एक नेविगेटर यहाँ पर क्या कर रही है। चेंज होता है और हम बाम और रेचल को देखते हैं जिसका टेस्ट कंप्लीट होने ही वाला है और ऊपर की ओर जा रहे होते हैं। तभी कुछ ऐसा होता है जो आपने सोचा नहीं होगा। रेचल बाम को पानी में धक्का दे देती है इससे कि वो पानी की गहराइयों में चला जाता है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अभी क्या हुआ। ये करने के बाद रेचल थोड़ा सा स्माइल करती है और हमें सब कुछ स्टार्टिंग से बताया जाता है कि बाम की जगह रेचल गलती से टावर में एंटर हो गई थी। वो टावर का केयरटेकर होता है जो उसे ये बता रहा होता है। ये सुनकर रेचल उसके पैर पकड़ लेती है और उससे टावर पर जाने के लिए बोलती है। सुनकर केयरटेकर उसको भी सेम टेस्ट देने के लिए बोलता है। इतने बड़े सी मॉन्स्टर को देखकर रेचल डर जाती है। उससे कहती है कि मैं बिना किसी हथियार के ये कैसे पूरा करूंगी। तभी केयरटेकर उसको सेंसु पावर से अदृश्य कर देता है। हमें बाम वाला सीन दिखाया जाता है जब वो टावर में एंटर हुआ था और उसने अपना टेस्ट कंप्लीट किया था। टावर का केयरटेकर रेचल को बताता है कि बाम वो लड़का है जिसको टावर ने चुना है। ये सुनकर रेचल बाम से जलने लगती है। केयरटेकर से कहती है कि मैं टावर पर चढ़ने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जो तुम कहोगे वो मैं करूंगी। केयरटेकर उसको बताता है कि अगर तुम बाम को अपने हाथों से मार दोगे तो तुम टावर पर चढ़ सकते हो और उसको एक मॉन्स्टर भी देता है जिसकी मदद से वो एक बार मरकर जिंदा हो सकती है। ये वही इंसान होता है जो रैक के साथ बैठा होता है और जब रेचल के चाकू लगता है तो वो गायब हो जाता है और यही से रेचल का बाम को मारने का प्लान स्टार्ट होता है। हमें एक एक करके सभी चीजें रिवील की जाती है। रेचल उसको स्टार्टिंग से मारना चाहती थी पर उसको मौका नहीं मिला।
फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर डॉल्फिन क्वीन रेचल को जमीन पर फेंक देती है और रेचल सभी लोगों को झूठ बोल देती है कि मुझे बुल से बचाते हुए बाम मारा गया। लेरो सभी को बताता है कि उनको बाम की बॉडी नहीं मिली, बाम की मौत हो चुकी है। इसकी वजह से सभी लोग दुखी होते हैं, सभी लोग पास हो जाते हैं। सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो रेचल को टावर के टॉप पर लेके जाएंगे क्योंकि यही बाम की आखिरी इच्छा थी और रेचल इस वजह से बहुत खुश होती है। उनको अभी भी रेचल पर भरोसा नहीं होता और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर रहना डिजर्व नहीं करती और काश मैं तुमसे पहले बाम से मिला होता तो बाम कभी नहीं मरता। उसके बाद उन सभी लोगों को अगले फ्लोर पर भेज दिया जाता है और लास्ट में हम देखते हैं कि बाम जिंदा होता है और उसको एक एनर्जी प्रोटेक्ट कर रही होती है। तभी वहां पर नेविगेटर आ जाती है और बाम अभी भी रेचल के बारे में सोच रहा होता है। यह सुनकर नेविगेटर उसको बोलती है जो उसने तुम्हारे साथ किया उसके बाद भी उसकी चिंता कर रहे हो। बाम बोलता है कि रेचल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यह सुनकर नेविगेटर उससे बोलती है कि उसका जवाब तुमको टावर के टॉप पर ही मिल सकता है, इसके लिए मैं तुमको ट्रेन कर सकती हूँ। बाम उसको मना करके बोलता है कि मैं खुद ये कर लूंगा। यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है, मतलब कि टावर ऑफ गॉड का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इस एनिमे का सेकंड पार्ट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।